कैसे हैं बच्चे आप लोग। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनटीपीसी वॉल्यूम 3 का जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं साइंस सेक्शन का। मैं शशांक शेखर आप लोगों को डिस्कशन करवाऊंगा साइंस के प्रश्नों का, और आज हम लोग सेट नंबर 13 करेंगे। और देखिए इसमें वॉल्यूम 3 में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, जैसा कि मैं बार बार आपको बताता रहता हूं। पहला प्रश्न है, वायु को संतृप्त कब माना जाता है। तो आपको यहां संतृप्त की बात कर रहे हैं। वायु, वायु किसको कहते हैं? तो वायु आपको पता है कि वायु ये गैसों का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? गैसों का मिश्रण है। ध्यान दीजिएगा, गैसों का मिश्रण होता है वायु। और जब वायु में आपको पूरा ये जलवाष्प से भर जाएगा, किससे भर जाएगा? जल वाष्प से, या पूरे तरह से जलवाष्प से फुलफिल हो जाएगा, तो यह किस तरह का वायु कहलाएगा? संतृप्त वायु कहलाता है। पूर्णतः यह जल से, ठीक उसी तापमान पर पूर्णतः यह जल से क्या होगा? फुलफिल हो जाता है। तो ऐसे ठीक है वायु को हम संतृप्त वायु कहते हैं, या आर्द्र वायु भी कह सकते हैं, जब इसमें जलवाष्प की अधिकतम मात्रा होगी, यानी इसमें जलवाष्प की अधिकतम मात्रा होगी। याद रखिएगा कि हम लोग जो आर्द्रता को मापते हैं, उसके मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये देखिए, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित द्रुततर, महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप कौन सा है? तो यह कैचे मेमोरी है। कौन सा मेमोरी है? कैसे मेमोरी है। यह फास्टेस्ट मेमोरी होता है, ध्यान में रखिएगा, यह फास्टेस्ट मेमोरी होता है। और जब भी मेमोरी के यूनिट की बात करेंगे तो मेमोरी का यूनिट बहुत सारा होता है। आपको पता होगा कि सबसे पहले हम लोग बाइनरी नंबर का यूज करते हैं, बाइनरी नंबर का इसमें प्रयोग करेंगे। और बाइनरी नंबर में 0 और 1 होता है, और यही आपको बिट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? बिट्स कहलाता है। और यदि हम बात करें कि एक बाइट की, तो वह 8 बिट के बराबर होता है। एक निबल की बात करें, यहाँ देखिए 8 बिट्स, BITS बिट्स बराबर क्या होगा? 1 बाइट हो जाएगा। और ठीक है, फिर देखिए कि 4 बिट्स बराबर 1 निबल होता है। NIBBL होता है, निबल होता है। और अगर हम बात कर लें कि और भी बाइट्स का, तो बाबू 1024 बाइट बराबर क्या होता है? 1 किलो बाइट होगा, 1 किलो बाइट हो जाएगा। उसी तरह से 1024 किलो बाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है। उसी तरह से 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है। उसी तरह से 1024 आपको गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है। उसी तरह से 1024 आपको अगर हम क्या कह दें गीगाबाइट का, तो टेराबाइट कह दें, तो वह 1 पीटाबाइट के बराबर होता है। तो ये बहुत बहुत बड़ा बड़ा मेमोरी पावर को व्यक्त किया जाता है, इसके द्वारा मेमोरी को व्यक्त किया जाता है। मेरी बात ध्यान में रखिएगा कि हम जो सुपर कंप्यूटर है, उसमें जो सुपर कंप्यूटर को का जो ऑपरेशंस होता है वह फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है। फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड में सुपर कंप्यूटर का हम लोग मेजर करते हैं, ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देख लीजिए कि सीधे आते हैं हम लोग। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो बच्चे ध्वनि के तापमान से, आपको पता होगा कि ध्वनि जो है, ध्वनि ठीक है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सा तरंग है? अनुदैर्ध्य, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, अनुदैर्ध्य तरंग है। और ध्वनि की जो चाल है, ध्वनि की चाल, तो ध्वनि की चाल जो होती है बच्चे, सबसे पहले वह जो है तापमान के बढ़ने से बढ़ जाएगी। तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए हम लोग आर्द्रता आते हैं। आर्द्रता के बढ़ने से, ठीक, आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होगी? बढ़ जाएगी। और देखिए दाब, ध्वनि के चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, याद रखिएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम बात कर रहे हैं कि तापमान बढ़ने पर अगर, ठीक है, आपको तापमान बढ़ने पर अगर चाल बढ़ेगा, तापमान बढ़ने पर अगर चाल बढ़ेगा, तापमान बढ़ गया, ताप बढ़ गया, तो चाल क्या हुआ? बढ़ गया। आपको पता है कि चाल बराबर, चाल बढ़ गया, आपको पता है चाल बराबर होता आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति गुना क्या होगा? तरंग दैर्ध्य।
और आपको ये भी पता होगा कि आवृत्ति नहीं बदलेगा। तो क्या बदलेगा? तो तरंग दैर्घ्य बढ़ गया, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आपको आवृत्ति अपरिवर्तित होता है, लेकिन क्या बदलता है? तो वह तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। तो यहाँ क्या बदलेगा? तरंग दैर्घ्य बदल जाएगा। अब यहाँ देखिए, 1 सेकेंड में, ठीक है, कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है, जबकि ठीक है तीव्रता क्या होता है? ये इंटेंसिटी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इंटेंसिटी। और याद रखिएगा कि तीव्रता जो होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम हो जाता है। तरंग द्वारा तय की गई दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग द्वारा तय की गई दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कहेंगे। तो ये बातें याद रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि द्रव्यमान m और वेग a की एक गोली द्रव्यमान m के लकड़ी के ब्लॉक में दागी जाती है। ये लकड़ी का ब्लॉक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। m यहां से चला, ये गोली है, गोली का द्रव्यमान m है और वेग a से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से आया, यहां धस गया तो गोली भी धसा है, तो गोली का द्रव्यमान m है। मान लेते हैं इसके बाद इसका वेग मान लेते हैं u है। क्या है? u है। तो अब देखिए हमको निकालना है, क्या निकालना है? सिस्टम का अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। चलिए, तो संवेग, इस यहाँ पर क्या हुआ? इसका संवेग निकाल लीजिए। संवेग P1 बराबर क्या हुआ? ma। और ये सिस्टम का संवेग निकालिए। सिस्टम का संवेग P2 बराबर हो जाएगा, मान लेते P2 है, तो m प्लस m इंटू क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। तो बच्चे ये u हो गया, ये क्या है? u हो गया। तो यहाँ पर संवेग संरक्षित रहता है। यहाँ क्या संरक्षित रहेगा? संवेग संरक्षित रहता है। ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग संरक्षित रहता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, संवेग संरक्षित रहता है। तो हम क्या करेंगे? तो m a बराबर क्या हो जाएगा? m प्लस m इंटू यू। आपको सिस्टम का वेग निकालना है, तो u बराबर क्या निकलेगा बच्चे? तो u बराबर, ठीक है, u बराबर क्या निकलेगा? तो m बटे m प्लस m इंटू, ठीक है, a हो जाएगा। देखिए कहां पर है आपको, m बटे m प्लस m इंटू a। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए कितना आसान सवाल है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, तुरंत बन जाएगा। पहले का संवेग बाद के संवेग का क्या होगा? बराबर होगा। पहले हमने क्या किया? तो हमने ये फिगर बना लिया, यहाँ पर संवेग लिख लिया, P1 बराबर m इंटू ए। उसके बाद सिस्टम उसमें वहाँ आपको घुस गया है गोली, तो कुल द्रव्यमान m प्लस m हो गया और इसका वेग मैंने u मान लिया, तो इससे निकल गया आपका वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन। कांच में, ठीक है, उत्कीर्ण रसोत्कीर्ण में हमें इस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। देखिए कांच, जब भी कांच की बात करेंगे बच्चे, तो कांच है अति शीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। सुपर कूल्ड अति शीतित द्रव होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड होगा। कांच जब भी चर्चा करेंगे तो कांच जो है यह सोडियम कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है। सोडियम कैल्शियम सिलिकेट का यह बना होता है। किसका बना होगा? तो सोडियम कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है बच्चे, सोडियम कैल्शियम सिलिकेट का यह बना होता है। और कांच पर हम दो ही चीज से, ठीक है, रेखा उत्कीर्ण कर सकते हैं। पहला तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, याद रखिए HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड होगा, फ्लूराइड, और एक और आ गया कौन सा? तो हीरा के द्वारा उस पर हम, ठीक है, दाग उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए HF के द्वारा, हाइड्रोजन फ्लोराइड के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा HF। क्या हो जाएगा? HF आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। बढ़ती क्वांटम संख्या के आधार पर और बढ़ती क्वांटम संख्या के साथ परमाणुओं में संलग्न ऊर्जा स्तरों के बीच अंतर क्या होता है? तो बच्चे आपको पता है कि यदि आपका ऊर्जा स्तर बढ़ेगा तो आपको पता है ई क्या होता है? ई मतलब एनर्जी हो गया। ई मतलब क्या हो गया? एनर्जी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ देखिए, बढ़ती क्वांटम संख्या के साथ परमाणुओं में संलग्न ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा अंतर क्या होता है? तो आपको पता है E1 मान लेते हैं। E1 बराबर क्या होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z² बटे n², Z² बटे n²। तो अगर कक्षा संख्या बढ़ेगा तो ये क्या होगा? आपका क्या हो जाएगा? तो कक्षा संख्या अगर बढ़ेगा तो कक्षा संख्या बढ़ेगा तो इसका मान क्या होगा?
घटेगा। हमको ऊर्जा का अंतर बोल रहा है, तो E2 माइनस E1 की बात कर रहे हैं, E2 माइनस E1, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्या होगा, कम होता जाएगा, क्योंकि कक्षा संख्या बढ़ने से इसका मान बढ़ेगा, इसका मान बढ़ेगा, इसका मान घटेगा, तो दोनों का जो अंतर होगा उसका मान धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वांटम संख्या की बात करें, कौन सी संख्या, क्वांटम संख्या। ये क्वांटम संख्या क्या होता है बच्चे, तो क्वांटम संख्या होता है बच्चे, क्या होगा क्वांटम संख्या, तो क्वांटम संख्या होता है कि आपको N, L, M और S होता है, ये क्वांटम संख्या होता है। ये किसको बताता है, तो किसी भी जो परमाणु है, ठीक है, परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के सारे गुण को बताने वाली संख्या को हम क्वांटम संख्या कहते हैं। और क्वांटम संख्या 4 प्रकार की, प्रधान क्वांटम संख्या, ठीक है, दिगांशी क्वांटम संख्या, उसके बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या, और अंत में क्या, स्पिन क्वांटम संख्या होता है। ठीक है, आपको प्रधान क्वांटम संख्या द्वारा हमको कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या का, कक्षा की त्रिज्या का, कक्षा की ऊर्जा का पता चलता है। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर द्वारा हमको उपकक्षा के आकार का पता चलता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा हमें उपकक्षा की, ठीक है, ओरिएंटेशन का पता चलता है। जबकि आपको स्पिन क्वांटम नंबर द्वारा हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार गति करेगा। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, कौन सी, ठीक है, धातु लाल तप्त स्थिति में भाप के साथ हाइड्रोजन प्रदान करता है। यहाँ देखिए भाप के साथ पूछ रहा है कि हम ये हाइड्रोजन प्रदान करेगा, तो यह है, ठीक है, ये देखिए, ये Pb, ये सब अक्रियाशील धातु है। जरा धातु की क्रियाशीलता श्रेणी देखिए, धातु की क्रियाशीलता श्रेणी, तो इसमें, ठीक है, क्रियाशीलता श्रेणी, यहाँ देखिए क्रियाशीलता श्रेणी, यहाँ देखिए सबसे पहले आ गया पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, के, ना, का, मग, अल, जन, ठीक है, फे, ठीक है, ये हो गया पब, ये नीचे आ जाएगा पब, ठीक है, एच, कु, हज, अज, औ, तो ये सब है आपको। तो जितना नीचे आएंगे अक्रियाशील होगा, जितना ऊपर जाएंगे अक्रियाशील होगा, जितना ऊपर जाएंगे उतना ही क्रियाशील होगा। तो ये जो है, ठीक है, आपको सामान्य जल से अभिक्रिया कर लेगा, यहाँ तक मैग्नीशियम तक, ठीक है। ये एल्युमिनियम, जिंक और निकेल जो है यह भाप से अभिक्रिया करेगा, ये अभिक्रिया करेगा ही नहीं, ठीक है, जल से जल्दी जल से अभिक्रिया नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा Fe। कौन होगा, Fe हो जाएगा आंसर बच्चे, क्योंकि ये Ag, Pb, Cu ये तीनों जो है अक्रियाशील धातु है। कौन सा धातु है, अक्रियाशील धातु है, जल्दी अभिक्रिया नहीं करेगा, अक्रियाशील धातु होगा, और यह जल्दी जल से या भाप से अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जलीय वातावरण में अधिक फास्फोरस के प्राथमिक प्रभाव को क्या कहा जाता है, तो सुपोषण कहा जाता है। बच्चे क्या कहेंगे, सुपोषण कहेंगे। ध्यान रखिएगा कि जब जलीय क्षेत्र में, ठीक है, जलीय क्षेत्र में, जल में, किसमें, जल में क्या बढ़ रहा है, पोषक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, जल में, ठीक है, पोषक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, पोषक पदार्थ की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी, पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ती है, तो क्या होता है, तो अचानक जलीय जीवों की संख्या में, इसमें जो जलीय जीव पल रहे हैं उसकी संख्या, जलीय जीवों की संख्या, जलीय जीवों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, जीवों की संख्या आपको तीव्र गति से बढ़ती है, संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, सुपोषण कहते हैं। बच्चे क्या कहेंगे, सुपोषण कहा जाता है, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो जल में, ठीक है, पोषक पदार्थों की मात्रा अचानक बढ़ जाने से जलीय जीवों की संख्या में यदि वृद्धि हो जाती है तो इस प्रक्रिया को सुपोषण कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवित जीवों की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई यानी, ठीक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कौन है, तो कोशिका है। बच्चे क्या है, कोशिका है। कोशिका के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बताया था। किसने बताया था, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ध्यान में रखिएगा कि ये छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे कोशिकाओं से बना होता है, कोशिका। और कोशिका याद रखना है, कोशिका जब आपस में मिलेगा, बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल गई तो ये क्या होगा, तो आपको बना लेता है, उत्तक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, उत्तक का निर्माण करता है। बहुत सारे उत्तक जब आपस में मिलते हैं तो ये बनाता है, क्या बनाएगा, आपको अंग का निर्माण करेगा। और बहुत सारे अंग मिलेंगे तो क्या बनाएगा, अंग तंत्र का निर्माण करेगा। और बहुत सारा अंग तंत्र जब मिलता है तो याद रखिएगा
वो बनाएगा अंग तंत्र, ठीक है, मिल करके आपको जीव का निर्माण करता है। और कोशिका का अध्ययन हम लोग कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी में करते हैं, जबकि उत्तक का अध्ययन हम हिस्टोलॉजी में किया जाता है। किसमें करते हैं? हिस्टोलॉजी में करते हैं बच्चे। किसमें करेंगे? हिस्टोलॉजी में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देख लिया जाए कि अगला प्रश्न क्या है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता का इलाज ठीक किया जा सकता है प्रभावित व्यक्ति को अच्छे ऑक्सीजन में उद्भासित करके। एकदम सही है, ठीक है। अगर ठीक है प्रभावित व्यक्ति अगर कोई है जिसने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन कर लिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड का यूटिलाइजेशन कर लिया है, तो उसके लिए अगर हम बहुत अच्छा ठीक है वायु, ठीक है, स्वच्छ ऑक्सीजन लेकर के जाएं तो क्या होगा, ज़्यादा अपने आप को क्या करेगा, तरोताजा महसूस करेगा। ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो है वह ठीक है वह ऑक्सीजन की तुलना में 600 गुना ज़्यादा तीव्रता से, ऑक्सीजन की तुलना में कितना गुना ज़्यादा, 300 गुना ज़्यादा तीव्रता से, 300 तुलना में 300 गुना ज़्यादा तीव्रता से, ज़्यादा तीव्रता से, किससे? ज़्यादा तीव्रता से किससे अभिक्रिया करेगा? तो हेमोग्लोबिन से अभिक्रिया करता है, हेमोग्लोबिन से अभिक्रिया करेगा। ध्यान में रखना है, किससे अभिक्रिया करेगा? हेमोग्लोबिन से। मक्खन जो है वह जेल कोलाइड है। नींबू वाला पानी, आपको पता है नींबू साइट्रिक एसिड होता है, और नींबू पानी मिला देंगे तो वो एसिडिक बोलते हैं, एसिडिक हो जाता है। क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाएगा। मल्टीविटामिन, तो मल्टीविटामिन जब भी बात करेंगे उसमें विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सभी प्रकार के विटामिन इसमें डाले जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो खरगोश से प्राप्त होगा बच्चे, ठीक है। याद रखिएगा कि बकरी से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होगा? बकरी से पश्मीना ऊन। और अधिकतम ऊन जो है वह भेड़ से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, अधिकतम ऊन किससे प्राप्त होगा? भेड़ से प्राप्त होगा। और जब भी ऊन की बात करते हैं बच्चे तो ये बना होता है, किससे बना होगा? तो प्रोटीन निर्मित होता है। किससे निर्मित होगा? प्रोटीन निर्मित होता है। याद रखिएगा, किससे निर्मित होगा? प्रोटीन। अब प्रोटीन किससे बनता है? तो एमिनो एसिड के द्वारा बनता है, एमिनो एसिड द्वारा बनता है। तो याद रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। जिस ठोस अपशिष्ट का पुनः प्रयोग या पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, उसे निपटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाएगा? तो याद रखिएगा, जब भी ठोस पदार्थ की हम लोग बात करते हैं तो उसको क्या करते हैं? ठोस अपशिष्ट पुनः प्रयोग या नहीं किया जाएगा तो क्या करेंगे उसको? तो उसको अलग अलग करके जमीन में भर भी देंगे, भस्मीकरण की प्रक्रिया भी अपनाएंगे, ताप अपघटन और गैसीकरण की भी प्रक्रिया अपनाएंगे, यानी सभी प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। याद रखिएगा कि वर्तमान समय में एक आपका जो अशुद्धि है, अशुद्धि अपशिष्ट जो है एक बहुत बड़ी समस्या लेकर के उभरा है। खास करके इलेक्ट्रॉनिक जो गुड्स है उसमें बहुत सारे भारी धातुएं होती हैं जो जल में मिल करके या मृदा में मिल करके या वायु में मिल करके आपको सबको प्रदूषित कर रहा है, जिसका निपटान बहुत ही आवश्यक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बारिश के दिनों में ध्वनि अधिक दूरी से भी क्यों सुनाई देती है? आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि देखिए ध्वनि जो है, ठीक है, ध्वनि जो है वह आर्द्रता पर भी निर्भर करता है, आर्द्रता पर निर्भर करता है, आर्द्रता पर निर्भर करता है। क्योंकि ठीक है निर्भर करता है, आर्द्र ठीक है करता है। आर्द्र जो ठीक है वायु होता है उसमें ध्वनि अधिक तीव्र वेग से गमन करती है। आर्द्र वायु में, कहां पर? आर्द्र वायु में क्या होगा? आर्द्र वायु में वेलोसिटी ऑफ साउंड काफी तेज होगा, क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है? आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु की अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण ठीक है आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल जो है अधिक होती है। तो ध्वनि आर्द्र वायु में अधिक धीमी गति से, गलत बात है, ध्वनि अधिक तेज गति से चलेगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। मैंने अभी बताया कि ध्वनि जो है वह अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्वनि जो है माध्यम के समानांतर गमन करता है, ध्वनि जो है वह तापमान के बढ़ने पर बढ़ जाता है, ध्वनि जो है आर्द्रता के बढ़ने पर बढ़ जाता है, ध्वनि माध्यम के गति के बढ़ने पर भी बढ़ जाता है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा कि ध्वनि की चाल के विषय में सबसे पहले किसने बताया? तो न्यूटन ने। बाद में इस पे लाप्लास ने करेक्शन किया था। यहां देखिए कह रहा है कि रेलवे ट्रैक, कौन सा ट्रैक? वक्रों पर रेलवे ट्रैक ऊपर उठे हुए होते हैं। क्यों ऐसा होता है बच्चे? तो जनरली क्या होता है कि जिस ट्रैक के कारण, यहां पर देखिए ट्रैक जो है, ट्रैक जिससे ट्रैक के कारण सामान्य प्रतिक्रिया के क्षैतिज घटक से आवश्यक केंद्राभिसारी बल जो है प्राप्त किया जा सके। ये देखिए ट्रैक
ये क्या होता है, इधर की ओर होता है, इधर की ओर खींचेगा उसको, अभिकेंद्रीय बल लगेगा और यहीं पर ट्रैक ऊंचा उठा होने से केंद्राभिसारी बल प्राप्त किया जा सकता है, जिसके कारण ट्रैक पर जो है वह ट्रेन बहुत अच्छे से गमन करती है। रेलवे ट्रैक जो है वो आजकल हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले ठीक है इस्पात के बने होते हैं। और याद रखिएगा, स्टील जब भी चर्चा करते हैं तो फेरस और कार्बन को जब हम मिलाते हैं तो इसको हम स्टील कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टील कहा जाता है। फेरस, कार्बन और क्रोमियम को जब मिलाते हैं, क्रोमियम और निकेल को, तो इसको हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं। कौन सा स्टील कहेंगे? स्टेनलेस स्टील। और वृत्त के केंद्र की ओर जो बल लगता है उसको अभिकेंद्रीय या सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। और इस बल का मान होता है mv²/r। और इसकी प्रकृति क्या होती है? वास्तविक प्रकृति होती है। यह अपनी प्रकृति ठीक है आपको जो अवस्था है उसके अनुसार बदलता नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा, केंद्राभिसारी बल लगेगा। आगे बढ़ते हैं। किण्वन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस के परिणाम स्वरूप किसका नेट लाभ होता है? तो बच्चे, जब भी किण्वन के दौरान क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस होता है तो 2 एटीपी का लाभ होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस के कारण, किसके कारण? ग्लाइकोलाइसिस के कारण जो आपको है ग्लाइकोलाइसिस के कारण, ग्लाइकोलाइसिस कहां पर होगा? तो ग्लाइकोलाइसिस होगा साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में यहां पर 2 एटीपी उत्पन्न होगा। कितना एटीपी उत्पन्न होगा? 2 एटीपी। एटीपी को बोला जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का टूटना और एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इस एटीपी को हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। याद रखिएगा कि ग्लूकोज का पूर्णतः ऑक्सीकरण एनर्जी करेंसी कहेंगे। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है और यहां पर क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। कौन सा चक्र संपन्न होगा? क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं। देखिए पत्तों में आपको पता होगा कि सिराएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? सिराएं पाई जाती हैं। और ये क्या काम करता है बच्चे? तो यह जो है चालन का कार्य करता है। किसका कार्य करेगा? चालन का कार्य करेगा। पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, जो पत्तियों को हरा रखता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में यह जो है ग्लूकोज का निर्माण करेगा। C6H12O6 का निर्माण करता है। इसको हम ग्लूकोज कहते हैं। और इस प्रक्रिया में आपको क्या होगा? 6 ऑक्सीजन के अणु बाहर निकलते हैं प्लस 6 जल के अणु भी बाहर होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर होगा चालन। चालन की प्रक्रिया संपन्न होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठोस अपशिष्ट के शोधन की प्रक्रिया पायरोलाइसिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां देखिए पायरोलाइसिस की बात कर रहे हैं हम। पायरोलाइसिस ये क्या होता है? तो यह प्रक्रिया वायुमंडलीय दाब से 400 ठीक है 30 से, पायरोलाइसिस मतलब क्या होता है? हीट के द्वारा आपको क्या करना, ठीक है हीट के द्वारा किसी भी ठोस अपशिष्ट के शोधन की यह प्रक्रिया होती है। जनरली ये क्या होगा आपको कि ये इसमें सेंटीग्रेड वायुमंडलीय दाब में 400, ये गलत बात है बच्चे। ठीक है, यहां देखिए यह अपशिष्ट को ठोस, तरल और गैस में परिवर्तित कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप तरल और गैस का प्रयोग ऊर्जा परिवर्तन के लिए किया जा सकता है। सही बात है ये। ठीक है, फिर देखिए पायरोलाइसिस, मैंने कहा कि पायरोलाइसिस, पायरो मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर, लाइसिस मतलब क्या हुआ? तोड़ना हुआ, और ये पायरोलाइसिस कहलाएगा। अब देखिए यह प्रक्रिया 430 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर उच्च दाब के अधीन होता है। एकदम सही है। यह कार्बन अपशिष्ट का ताप रासायनिक अपघटन है। ये भी सही है, ये भी सही है। यहां देखिए यह वायुमंडलीय दाब पर नहीं होगा, इसलिए यह गलत हो गया। आपको क्या हो गया? गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के क्रम में सही क्रम में, बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य बोल रहा है। तो बच्चे मैं बार बार बताता हूं कि विद्युत चुंबकीय तरंग, कौन कौन तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन होगा? तो गामा होगा, फिर क्या होगा? एक्स होगा, फिर क्या होगा? यू भी होगा, फिर क्या होगा? विजिबल होगा, फिर क्या होगा? IR होगा, अवरक्त किरण, फिर देखिए क्या होगा? तो ये हो जाएगा अवरक्त किरण हो गया, फिर आ जाएगा आपका एक और किरण ले लेते हैं हम लोग, माइक्रोवेव, और अंत में हो जाएगा कौन? तो माइक्रोवेव, अंत में हो जाएगा देखिए रेडियो वेव्स। इसमें जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो सबका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? ये नीचे की तरफ बढ़े तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ता जाता है। ऊपर की ओर जाएंगे तो तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा? घटता जाएगा। ऊपर की ओर इधर से इधर जाएंगे तो तरंग दैर्घ्य का मान घटेगा। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका? गामा का। तो इसको ऑप्शन में आते हैं, यहां देख लीजिए। ठीक है,
आपको एक्स किरण जो है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम, उसके बाद दृश्य प्रकाश, इसके बाद अवरक्त, उसके बाद सूक्ष्म तरंग। तो आंसर हो गया कौन, ठीक है, बी नंबर, बढ़ते क्रम में बोल रहा है। याद रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है, ठीक है, यह आवेश के विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में दोलन के कारण उत्पन्न होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है इसका आवेश शून्य होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश के वेग से गमन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एक निकेल कॉइल 50 डिग्री सेल्सियस पर 30 ओम प्रतिरोध है। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का तापमान गुणांक इतना है तो अल्फा का मान निकालिए। आपको पता है कि RT बराबर होता है क्या, R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। आपको यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, हमको निकालना है, क्या निकालना है बच्चे, तो यहाँ निकालना है R0 का वैल्यू निकालना है 0 डिग्री सेल्सियस पर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो RT बराबर क्या हो जाएगा, R0 बराबर हो जाएगा RT अपॉन 1 प्लस अल्फा टी। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। यहाँ देखिए RT का वैल्यू कितना है, तो RT का वैल्यू 13 ओम है, बटे 1 प्लस 1 प्लस अल्फा का वैल्यू है 0.006 इंटू क्या हो गया 50 हो गया बच्चे। तो इसको उड़ाइए, यहाँ आ जाएगा 1000। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा 1000, तो 50 गुना 20 कर लीजिए, तो 20 कर लीजिए। अब इसको क्या करेंगे, तो 1 बट्टे क्या हो जाएगा, ठीक है, 6 बट्टे 20, इसको भी काट लीजिए, 10, ठीक है, दूधा है 20 और दूतिया 6, तो 3 आ जाएगा। तो 10 का 10 अब प्लस 3, 13 बट्टे 10 आ जाएगा, 13 बट्टे 10। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, तो R0 बराबर क्या हो जाएगा 13 बट्टे 1 प्लस 3 बट्टे 10। तो 10 का 10, 1 3, 13 हो गया। तो बच्चे ये आ जाएगा 13 बट्टे, ठीक है, 13 बट्टे 10, ऊपर लेके जाइए, 13 गुना 10 बट्टे 13। तो बच्चे ये काट दीजिए, कितना बचा 10 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, बी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या किया मैंने, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी पर सीधे पुट कर दिया। तापमान गुणांक दिया हुआ, अल्फा का मान आपको इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है तापमान का मान, ठीक है। यहाँ पर तो ये बोलते हैं तापमान गुणांक का मान, ये तापमान दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ, तापमान दिया हुआ, T दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है RT, और R0 पर आपको वैल्यू निकालना था, तो निकल गया तुरंत, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखा जाएगा। 1.5 किलोवाट हीटर द्वारा 5 मिनट में प्रयुक्त ऊर्जा कितनी होगी। तो बच्चे ऊर्जा निकालना है। तो विद्युत ऊर्जा बराबर शक्ति गुना समय। विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होगा, विद्युत शक्ति गुना समय कर लीजिए, विद्युत शक्ति गुना समय। विद्युत शक्ति का मान क्या है 1.5 किलोवाट, किलो मतलब 10 टू द पावर 3, ठीक है, वाट हो गया, और गुना शक्ति हो गया। तो विद्युत शक्ति, समय कितना है 5 मिनट, तो 5 गुना क्या कर लीजिए 60 कर लीजिए, सेकंड में बदल लीजिए। चलिए 5 6 30, 300 हो गया, ठीक है, गुना 1.5 गुना 10 टू द पावर 3, तो इसको उड़ा दीजिए, यहाँ पर कर लीजिए, ठीक, 15 3 45, 4.5 गुना 10 टू द पावर 5, ठीक है, तो 45 कर लीजिए, 45,000 जूल, 45,000 जूल, ठीक है भाई, 45,000 जूल। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी वोल्टा स्रोत पर विद्युत वाहक बल EMF क्या कहलाता है। आपको पता होगा कि जब हम क्या करते हैं कि विद्युत वोल्टा की बात करते हैं और EMF की बात करेंगे, तो EMF वास्तव में आपको एक कूलम्ब आवेश को या इकाई धन आवेश को, ठीक है, आपको बैटरी के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर ले जाने में किया गया कार्य होता है। तो क्या होगा, कह रहा है कि किसी वोल्टा स्रोत का विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है। तो जब किसी ठीक है भार का अनुप्रयोग नहीं किया जाता है तो आंतरिक वोल्टा, ठीक है, याद रखिएगा। मैंने क्या बताया कि एक कूलम्ब आवेश को जब हम कहां से कहां ले जाएंगे, बैटरी के, ठीक है, बैटरी के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर ले जाएंगे, तो जितना कार्य करना पड़ता है वह क्या कहलाएगा। जब किसी भार का अनुप्रयोग नहीं किया जाता तो आंतरिक वोल्टता को हम क्या कहेंगे, आपको कहा जाता है, याद रखिएगा, EMF कहते हैं। और वास्तव में यह एक कूलम्ब आवेश को बैटरी के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर ले जाने में किया गया कार्य होता है, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक वोल्टता भी
कहते हैं बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा इन सब बच्चों को। बच्चे खूब अच्छे से मेहनत कीजिए और आप निरंतर जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से आप आगे भी प्रयास करते रहिए।